वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उसके सारे मैथ के सॉल्यूशन जो है आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 27 जनवरी 2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो ये जो है आपका यूपी जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है अलग अलग दिनों में जितने भी शिफ्टों में एग्जाम कराए गए उसके सारे जो है मैथ के और हिंदी के और जीके जीएस के सभी के जो है आपको यहाँ पर सभी शिफ्टों के जो है सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 13 से विभाज्य सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या को 16 से विभाजित है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो सबसे पहले 13 से कौन सी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 13 से कटने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो हमें पता करना होगा। तो आपका अगर 13 का पहाड़ा जानते होंगे तो आपको पता होगा कि 13 8 कितना होता है 104, और 104 जो है 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी कि 104 आपका क्या है 13 से विभाज्य भी है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है। अब इसे हमें क्या करना होगा, अब ये जो संख्या उसे हम लोगों को 16 से डिवाइड करके देखना होगा और हमें पता करना होगा कि शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना आती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 से डिवाइड करने पर आपका कितना आ जाता है, यहाँ पर आपका जो भागफल आएगा वो 6 आएगा, और जो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल आएगा आपका कितना आ जाएगा। तो 16 से 96 माइनस करेंगे तो 4 4 8 आपका कितना आएगा, रिमाइंडर 8 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगर आप पूरा बेसिक से बनाना चाहते हैं इस तरीके के मैथ को तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये अगर परीक्षाओं में बनाना है तो आप इस तरीके से ही बनाइएगा कि एक लाइन में आपका आसानी से बन जाए। अगर आपको बेसिक से सीखना है तो बेसिक से इस तरीके से होता है कि सबसे पहले सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 100 होगी। उसे क्या करेंगे पहले 13 से डिवाइड करेंगे। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 13 सत्ते 91, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया 7। रिमाइंडर कितना आ गया 7। तो 13 में से क्या करेंगे 13 माइनस 7 करेंगे, क्या करेंगे 13 माइनस 7 करेंगे। तो 13 माइनस 7 करने पर आपका कितना आता है, आपका 13 माइनस आपका यहाँ पर आपका 9 बचेगा। यहाँ पर रिमाइंडर आपके यहाँ पर 9 बचेंगे क्योंकि 100 में से 91 जाएगा तो 9 बचेगा। तो 13 माइनस 9 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4, यानी कि 4 आएगा। इस 4 को क्या करेंगे, ये जो आपका भाज्य है यानी कि आपका यहाँ पर जो भाज्य है उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आपकी संख्या क्या आ जाएगी, 100 प्लस 4 करेंगे यानी कि वह संख्या 104 आएगी, जो कि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा था क्योंकि ये हमें पता था कि ये 13 का गुणज भी है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 का गुणज है। अगर आपको बेसिक से करना है तो इस तरीके से 104 पहले निकालेंगे, फिर 104 को क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से आपका कितने बार में चला जाएगा 16 छक 96, तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा 8। तो इस तरीके से आप पूरा बेसिक से इस तरीके से निकालेंगे। अगर डायरेक्ट बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सभी परिस्थितियों में ऑप्शन डी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6561 के वर्गमूल की गणना की जाती है, या संख्या यानी कि इसके वर्गमूल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसके बाद परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा कि 6561 किसका वर्गमूल है, यानी कि कौन सी संख्या ये जो है कौन सी संख्या का स्क्वायर है, 6561 जो है कौन सी संख्या का वर्गमूल निकलेगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 88 64 81, यानी कि 6561 जो आपका किसका स्क्वायर है, 81 का स्क्वायर है। अगर डायरेक्ट आपको निकालना है तो सबसे पहले मैंने किस तरीके से यहाँ पर माना, सबसे पहले 80, क्योंकि हमें पता है कि 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400। 8 का स्क्वायर अगर 64 होता है तो 1 शून्य का स्क्वायर करेंगे तो 2 शून्य हो जाएगा। हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर 6400 से थोड़ी सी बड़ी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इकाई अंक कब आता है, इकाई अंक अगर 1 का स्क्वायर करे या 9 का स्क्वायर करने पर तभी इकाई अंक आपका 1 आएगा।
9 का स्क्वायर करेंगे या 1 का स्क्वायर करेंगे तभी आपका इकाई अंक 1 आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर फिर हम लोगों ने क्या माना कि 81 ये संख्या हो सकती है। किस तरीके से, या तो ये 81 होगी या फिर 89 होगी। 89 नहीं हो सकती क्योंकि ये आपका 6400 से थोड़ा सा ही अधिक है। तो थोड़ा सा अधिक यानी कि ये नज़दीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया कि ये संख्या 81 का वर्गमूल है। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से परीक्षाओं में निकालिएगा। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 81। तो यह संख्या, ये अब संख्या कितनी है 81। तो यह संख्या जो संख्या में प्राप्त हुई इसका वर्गमूल यानी कि 81 का वर्गमूल कितना होगा 9, और इसे जो है 9 से विभाजित करने पर जो संख्या आएगी यानी कि वही आपका क्या होगा परिणाम होगा। तो 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 9 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्त के व्यास को 2 गुना किया जाता है, यानी कि क्या कर दिया जाता है 2 टाइम्स कर दिया जाता है। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया कि अगर व्यास, ये जो है क्या किया जा रहा है व्यास में 2 गुना कर रहा है। तो अगर व्यास में 2 गुना कर रहा है यानी कि वो त्रिज्या में भी 2 गुना हो रही होगी। अगर व्यास में 2 गुना है तो वह त्रिज्या में भी 2 गुना हो रही होगी। यानी कि अगर त्रिज्या में 2 गुना है तो क्षेत्रफल में कितना गुना होगी ये हमें पता करना है। तो क्षेत्रफल का सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो आपका कांस्टेंट रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो जब अनुपात में इसे जो है यानी कि जब इसे तुलना करेंगे तब आपका पाई कट ही जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा, इसलिए पहले ही हम लोगों ने क्या किया इसे हटा दिया। यहाँ पर फिर क्या बोला गया कि त्रिज्या क्या है आर स्क्वायर है, यानी कि रेडियस क्या है स्क्वायर है। तो रेडियस अगर मान ले कि पहले 1 टाइम्स था तो अब कितने हो गया 2 टाइम्स हो गया। यानी कि पहले त्रिज्या अगर 1 यूनिट थी तो अब कितनी हो गई 2 यूनिट। यानी कि ये जो है प्रीवियस रेडियस थी, यहाँ पर प्रीवियस एरिया के हिसाब से आएगा, ये आपका फाइनल एरिया है। तो यहाँ पर एक बार त्रिज्या में परिवर्तन कितना 1 से 2 अनुपात हो गया। लेकिन ये यहाँ पर आर स्क्वायर है तो इसे क्या करेंगे 2 बार रिपीट करेंगे। क्या करेंगे 2 बार रिपीट करेंगे, गुना कर देंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 1:4। यानी कि पहले एरिया 1 यूनिट थी, अब कितनी हो गई 4 यूनिट। कितना गुना हो गई 4 गुना, यानी कि 4 टाइम्स हो गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यक्स के बैंक खाते में 86.54 रुपये शेष है, यानी कि रिमेन इतना पैसा बचा हुआ है बैंक खाते में। आगे बोला गया कि 55.31 रुपये की जमा और 84.33 रुपये की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि बैंक खाते में पहले से 86.54 रुपये थे, उनमें फिर क्या किया गया उस बैंक खाते में 55.31 जो है इतना रुपये जमा किया गया और फिर उनमें से 84.33 रुपया निकाल लिया गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे यक्स के बैंक खाते में कितने रुपये जमा है उनका क्या करेंगे योग निकालेंगे। तो योग कितना हो जाएगा तो 86.54 प्लस 55.31 में प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 1 5 5 3 8 दशमलव 6 5 11 8 5 13 1 14, यानी कि 141.85 है। उनमें से क्या कर देंगे जो राशि निकाली गई है वो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 में से 3 गया 2, 8 में से 3 गया 5 और यहाँ पर 11 7, यहाँ पर आपके कितने हो गए 13 तो 5, यानी कि 57.52 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संख्या को 3003 से गुना किया जाता है, फिर 7 11 13 के लासा द्वारा विभाजित किया जाता है और फिर स्वयं इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक दो चीज़, मैं यहाँ पर साइड में आपको बता देता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको ये 7 × 11 × 13 ये एक जो है अलग सा एक नंबर होता है जिनके तीनों का गुणज कितना होता है 1001 होता है। और जब 1001 में से कोई 3 अंकीय संख्या गुना किया जाता है, मान लीजिए 3 अंकीय संख्या ABC है, तो वह संख्या क्या हो जाती है ABC।
इस तरीके से संख्या लिखाती है, यानी कि 3 का पेयर 2 बार बनाती है। फिर एक आप दूसरा चीज याद रखिएगा कि 37 इंटू 3 करते हैं तो आपका कितना आता है, 101 आता है। और जब 101 में 2 अंक की ये संख्या गुना करते तो आपका क्या बनता है, ए बी और ए बी बनता है, यानी कि 2 का यहाँ पर क्या बनता है, पेयर बनता है। तो ये 2 आपका जो है याद रखें, क्योंकि इसमें जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं वो इस तरीके के प्रश्न से, यानी कि इस तरीके से जो आपके काफ़ी प्रश्न बनते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये तीनों क्या आपस में प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का क्या होता है, जो भी संख्या अगर प्राइम नंबर है तो लासा उन संख्याओं का गुणज ही उन तीनों संख्याओं का लासा होगी। तो गुणज आपका कितना हो जाएगा, 1001। कितना होगा, 1001। तो इन तीनों संख्याओं का लासा है 1001। और ये जो संख्या है इतने गुना किया जाता है, यानी कि अगर कोई संख्या मान ले यक्स है, उसमें क्या किया जाता है, 3003 से गुना किया जाता है। क्या किया जाता है, 3003 से गुना किया जाता है। और फिर इन तीनों संख्याओं के लासा द्वारा विभाजित किया जाता है। तो लासा कितना है, 1001, यानी कि ये जो संख्या है उसको क्या करेंगे, 1001 से डिवाइड कर देंगे। और जो संख्या आएगी यहाँ पर, फिर क्या बोला गया कि लासा द्वारा विभाजित किया जाता है, फिर स्वयं इसी के द्वारा विभाजित किया जाता है। यानी कि ये जो संख्या, जो हम लोगों ने संख्या क्या मानी, यक्स, ये जो संख्या जो थी उसी को क्या किया जाता है, यक्स के द्वारा विभाजित किया जाता है। क्या किया जाता है, यक्स के द्वारा विभाजित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से, यक्स यक्स आपकी कट जाएगी, यानी कि संख्या और संख्या दोनों कट गई। 1001 से 3003 काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 7 इंटू 11 इंटू 13 करेंगे तो 1001, और जब 3 अंकीय संख्या इसमें गुना किए जाते तो 3 का पेयर बनाती है। और जब 37 इंटू 3 करते तो 101 आता है। जब 2 अंकीय संख्या इसमें गुना होते तो 2 का पेयर बनाती है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया गया है कि यदि 10x + 5 42x + 8 5:8 के घनानुपात है। क्या है, घनानुपात है। तो यक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि ये जो है आपका इस तरीके से कि 10x + 5 है, अनुपात में, या तो इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10x + 5 बटा 42x + 8 लिख सकते हैं। और ये जो अनुपात दिया गया है इसका वैल्यू किनके, यानी कि किस रूप में है, तो घनानुपात के रूप में, यानी कि घन में है, क्यूब में है। यानी कि 5/8 का क्या है, क्यूब है। ये क्या है, क्यूब है। हल करेंगे तो 5/8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 होता है, 8 का क्यूब आपका 88 64 80 512 होता है। क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना करने से पहले ऊपर में आपका क्या हो रहा है, 5 से कट रही है तो काट लेते हैं। 5 दोनों जगह कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 5 से यहाँ पर काटेंगे तो 25 बार में चला जाएगा। हल करेंगे, आप क्रॉस गुना कर देंगे जो भी बची। 512 इंटू 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1024x प्लस कितना हो गया आपका 512 बराबर 25 इंटू 42 करेंगे तो 25 चौक 1000, 25 दूनी 50, यानी कि 1050x प्लस 25 80 आपका कितना हो गया 200। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 26x बराबर 512 माइनस 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा 312। हल करेंगे, 26 से काटेंगे तो एक बार में 5, 26 दूनी 52, यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आ गया 12। पूछा क्या जा रहा है, यक्स का क्यूब पूछा जा रहा है, यानी कि यक्स क्यूब बराबर आपका क्या हो जाएगा 12 का क्यूब होगा। तो आपको पता होना चाहिए 12 का क्यूब कितना होता है, 12 12 144 इंटू 12 करेंगे तो आपका 1728 होता है, यानी कि 12 का क्यूब 1728 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 40 के वर्ग के 40% का 1/4 ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ जिस तरीके से बोला जा रहा है उस तरीके से हल कर देंगे। 40 का वर्ग पूछा जा रहा है, यानी कि 40 इंटू क्या करेंगे 40 कर देंगे। 40 का ये वर्ग हो गया आपका, उसका 40%, यानी कि 40% इसका, यानी कि 40 इंटू 40 का क्या निकालना है 40%। प्रतिशत हटा देंगे, नीचे कितना आ जाएगा 100। का क्या पूछ रहा है, का 1/4 यानी कि 1/4। हल करेंगे, आंसर आएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 चला गया, 4 से 4 चला गया, कितना आ जाएगा 4 चक 16 इंटू 10 करेंगे, यानी कि 160 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ कितनी, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एसपी और यहाँ पर प्रॉफिट पी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि एसपी क्या हो जाती है, विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाती है, यानी कि क्या हो जाती है 3 SP। प्रॉफिट क्या हो जाती है 5 गुना हो जाती है, यानी कि पी से क्या हो जाती है 5P। तो वृद्धि कितने हुई, एसपी से 3SP हो गई, यानी कि क्या हो गई 2SP की वृद्धि हो गई। 3SP माइनस 2SP करेंगे यानी कि 2SP की वृद्धि होगी। प्रॉफिट से 5 प्रॉफिट हो गई, 5P हो गई, P से 5P हो गई, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4P के बराबर। यानी कि अगर 2SP हम बढ़ाते हैं तो 4P की वृद्धि हो जाती है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 2SP बराबर 4P है। क्या है, अगर दो विक्रय मूल्य यानी कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य अगर यहाँ पर रुपया रखे तो 4 वस्तु के प्रॉफिट के बराबर होगा। ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में बोलने की कोशिश किया जा रहा। तो 2 से काटेंगे 4 को, कितने बार में चला जाएगा, एक बार में। यहाँ पर कितना आएगा 1, यानी कि एसपी विक्रय मूल्य कितना है 2 यूनिट, प्रॉफिट कितना है 1 यूनिट। तो आपको पता होना चाहिए कि सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। तो सीपी कितना है 2 यूनिट, प्रॉफिट कितना है 1 यूनिट, यानी कि सीपी कितना आ जाएगा 1 यूनिट। तो क्रय मूल्य कितना है 1 यूनिट, प्रॉफिट यानी कि लाभ कितना है 1 यूनिट, विक्रय मूल्य कितना है 2 यूनिट। पूछा क्या जा रहा है लाभ, तो लाभ कितने का हो रहा है 1 यूनिट का, कितने पर, सीपी से तुलना करेंगे तो सीपी भी कितना है 1 यूनिट। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आंसर आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 100%, यानी कि 100% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यक्स जो है 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, मरम्मत पर 6,000 रुपये व्यय करता है और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेच देता है। तो पूछा जा रहा है कि उसका लाभ कितने प्रतिशत का होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे कि उसे जो है उस वस्तु को असल में कुल क्रय मूल्य कितना पड़ा, क्योंकि वो तो खरीदता है 42 में, लेकिन उसके ट्रांसपोर्ट पर नहीं, मरम्मत पर कितना खर्च कर देता है 6,000 खर्च कर देता है। तो उस व्यक्ति के लिए यानी कि यक्स के लिए ये जो है टोटल ये जो मरम्मत पर भी खर्च आया है वो असल में क्या है उसके क्रय मूल्य में ही जुटेगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा टोटल 42 प्लस 6,000 यानी कि 48,000 टोटल क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया, क्या हो गया टोटल सीपी हो गया। और 48,000 स्कूटर वाले दाम को कितने में बेच रहा है 54,000 रुपये में बेच रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है, तो 54 माइनस 48,000 करेंगे यानी कि 6,000 रुपये का लाभ हो रहा है। किससे तुलना करेंगे, सीपी से तुलना करेंगे। हमें क्या चाहिए प्रॉफिट परसेंट में वैल्यू चाहिए, तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आंसर आ जाएगा 3 शून्य 3 शून्य चला गया, 6 से 48 आपका 8 बार में चला जाएगा, 100/8 यानी कि 12.5% आपका इतना प्रतिशत प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 110 रुपये की लागत वाली एक वस्तु को 104.5 रुपये में बेची गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी छूट यानी कि डिस्काउंट दी गई। तो यहाँ पर सामान कितने का था 110 रुपये का, उसे बेच कितने में दिया 104.5 रुपये में बेच दिया गया, यानी कि कुछ रुपये का यहाँ पर क्या किया गया छूट यानी कि डिस्काउंट दिया गया। तो यहाँ पर कितने रुपया का छूट दिया जा रहा है, तो 110 माइनस 104.5 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5.5, यानी कि इतने रुपये का क्या दिया गया छूट दिया गया। किसमें 110 रुपये में छूट दिया गया, यानी कि तुलना किससे करेंगे 110 रुपये से। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 शून्य आ जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 11 से 55 आपका 5 बार में चला जाएगा। तो आपका छूट यानी कि डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया आपका 5% होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि पर 2 वर्षों में 1,600 रुपये और 3 वर्षों में 1,680 रुपये हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ब्याज दर कितना होगा। तो जब आपसे अमाउंट दिया हुआ रहे 2 अलग अलग वर्षों का और समय में अंतर आपके एक वर्ष का हो, जब आपका 2 अलग अलग अमाउंट यानी कि मिश्र धन दिया हुआ हो और समय आपका अंतर 1 वर्ष का हो और आपसे क्या पूछा जाए
रेट पूछा जाए यानी कि दर पूछा जाए, तो सिंपल सा तरीका होता है रेट निकालने का। क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये जो आपका बी यानी कि जो सबसे अधिक अमाउंट है उसे क्या कर देंगे, उससे कम वाले अमाउंट में माइनस करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 1680 माइनस 1600 करेंगे यानी कि 80 रुपये। यानी कि दूसरे से जब तीसरे वर्ष में आता है तो ब्याज के रूप में कितना प्राप्त होता है, 80 रुपये प्राप्त होता है। और हम लोग क्या करेंगे, इसे तुलना करेंगे सबसे पहले वाले अमाउंट से। तो पहला वाला अमाउंट कितना, 1600 रुपये। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आएगा। 2 शून्य चला गया, 16 से काटेंगे 80 को 5 बार में चला जाएगा, यानी कि दर कितना आ गया, तो 5% आपका रेट यानी कि दर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वर्ष में 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होने पर कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जो आपका रेट यानी कि दर दिया गया है वो कितने वर्ष का दिया गया है, 1 वर्ष का, यानी कि एनुअली आपका रेट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि ब्याज कैसा लग रहा है, ब्याज आपका अर्धवार्षिक लग रहा है। क्या लग रहा है, अर्धवार्षिक लग रहा है। तो अगर एक साल में 4% ब्याज लगता है, तो अगर अर्धवार्षिक बनाया जाए यानी कि 6 महीने का ब्याज कितना लगेगा, तो 4 का आधा, क्योंकि एक साल में आपका 2 अर्धवार्षिक होगा। तो अगर एक साल में 4% ब्याज है तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2%, यानी कि 6 महीने में कितना का ब्याज लगेगा, 2% का ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 25,000 का क्या निकालेंगे, सबसे पहले 2% निकालेंगे। तो 25,000 का 2% कितना होता है, तो 25,000 का 2% आपका 500 रुपये होगा। कितना होगा, 500 रुपये। तो ये पहले साल का पहले छमाही का ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 25,000 का फिर से, क्योंकि ये जो है फर्स्ट आपका अर्धवार्षिक आया, दूसरा अर्धवार्षिक आपका कितना आएगा, फिर से 25,000 का पर जो है आपका 2% का ब्याज लगेगा, यानी कि 500 ब्याज लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि पिछले बार जो ब्याज लगा था उस पर भी अब क्या लगेगा, 2% का ब्याज लगेगा। तो 500 का 2% कितना होता है, तो 10 रुपया होता है। यानी कि अगर कुल योग कर दे तो क्या निकल जाएगा, टोटल ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 500 1000 प्लस 10 करेंगे तो 1010 रुपया आपका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब इसमें हमें क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। अमाउंट बराबर आपका क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है, 25,000, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1010 रुपया। जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, 26,010 रुपये। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगर आपने जो है, मैंने एक फुल प्लेज भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूरा एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है इस चैनल पर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देखिएगा। मैंने वहाँ पर रेशियो और ये जो यहाँ पर मैंने बताया ट्री मेथड, वो दोनों मैंने वहाँ पर काफ़ी बेहतर तरीके से बता रखा। तो अगर आपको ये ट्री मेथड और रेशियो मेथड से बनाने के लिए नहीं आता है तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 37,500 रुपये के साथ बी जो है कुछ समय बाद जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में साझा किया जाता है तो कितने महीने के बाद बी शामिल हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ए जो है कितने रुपये के साथ व्यवसाय में शामिल हुआ, तो 75,000 रुपये के साथ। कितने महीने के लिए वो हमें नहीं पता, तो इंटू यहाँ पर क्या कर लेंगे, यक्स मान लेंगे कि यक्स महीने के लिए वो शामिल हुआ। सॉरी, यक्स महीने के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला कि वर्ष के अंत में, ये यहाँ पर आपका यक्स का वैल्यू दिया गया है। यहाँ पर जो आपके कितने महीने के लिए शामिल हुआ, तो 12 महीने के लिए। फिर जो है बी जो है आपका जो है यहाँ पर कितने रुपए के साथ शामिल हुआ, तो 37,500 रुपये के साथ शामिल हुआ। लेकिन ये कितने महीने के लिए शामिल हुआ वो हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे यक्स मान लेंगे। अब बराबर क्या करेंगे, जिस अनुपात में लाभ को बांटा गया उसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिख देंगे। यानी कि ए को कितना मिला, 3 यूनिट लाभ, और बी को कितना मिला, 1 यूनिट लाभ मिला। हल करेंगे, यहाँ पर से यक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि यक्स ने यानी कि बी ने जो है कितने महीने तक काम किया। तो हम लोग फिर ये निकाल पाएंगे कि बी ने जो है कितने महीने के बाद शामिल हुआ था, वो हम लोग पता कर पाएंगे। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से हम लोग।
2 शून्य 2 शून्य चला जाएगा, 3 से 12 आपका 4 बार में, फिर आपका यहाँ पर 25 से तो 30 बार में, यहाँ पर 25 1 और 25 1 आपका, फिर 25 25 125, 15 से काटेंगे तो ये 2 बार में, x बराबर आपके कितने आ गए 8 मंथ, यानी कि बी जो है कितने महीने तक वो व्यवसाय में शामिल रहा, तो 8 महीने तक वो व्यवसाय में शामिल रहा। यानी कि टोटल कितने महीने के लिए व्यवसाय में शामिल रहा था ए, यानी कि टोटल समय जो है लाभ जो बांटा गया था वो 1 साल के बाद बांटा गया था, यानी कि 12 महीने तक ए खुद शामिल हुआ था, लेकिन उसके जो है 8 महीने सिर्फ जो है बी शामिल रहता है, यानी कि 12 माइनस 8 करेंगे तो आपका कितना आएगा 4, यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि बी जो है कितने महीने बाद जो है उस व्यवसाय में शामिल हुआ था, तो 4 महीने बाद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक छात्र के 68 के बजाय 88 अंक दर्ज किए गए थे, इसके कारण कक्षा के औसत अंक में 0.5 की वृद्धि हुई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि कितना जो है अधिक ले लिया गया था, यानी कि लेना कितना था 68, लिया कितना गया था 88, यानी कि कितना अधिक ले लिया गया, तो 88 माइनस 68 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 20, कितना आएगा 20, और ये 20 जो अधिक ले लिया गया तो उसके कारण औसत में कितनी वृद्धि हो गया, औसत अंक में कितने की वृद्धि हुई 0.5 की वृद्धि हुई। तो क्या करेंगे, जो औसत में वृद्धि हुई ओवरऑल वृद्धि यानी कि टोटल योग में से जो औसत में वृद्धि हुई उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, कक्षा में छात्रों की संख्या पता चल जाएगी। यहाँ पर से क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या चला जाएगा 0, 5 से 200 को काटेंगे कितने बार में चला जाएगा 40 बार में, यानी कि कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, तो 40 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, जो सी की तुलना में 3 गुना कुशल है। यदि सी अकेले कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है तो बी कितनी दिनों में एक साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर आपका क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। फिर हमें क्या निकालना है, समय। तो टाइम बराबर भी आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बाई क्या हो जाता है, इफिशियंसी होता है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कार्य क्षमता यहाँ पर रेशियो के हिसाब से पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि ए जो है बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, सी की तुलना में 3 गुना कुशल है। यानी कि सी अगर 1 यूनिट कुशल है तो बी जो है उससे क्या है 3 गुना कुशल है, यानी कि सी से बी जो है 3 गुना कुशल है, और ए जो है बी से 2 गुना कुशल है, यानी कि ये अगर 3 यूनिट है तो ये कितना है 6 यूनिट है। ये आपका क्या आ गया, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता की अनुपात आ गए। तो यहाँ पर से हम लोग अब क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, यानी कि करना कितना काम है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि सी जो है अकेले कितने दिनों में कर सकता है 30 दिनों में, और सी की कार्य क्षमता कितनी है 1। तो टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने क्या बताया, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो सी की कार्य क्षमता 1 यूनिट, कितने दिनों में करता है 30 दिनों में। तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। और इस टोटल वर्क को अब करेगा कौन, इस टोटल वर्क को अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर साथ करेंगे। हमें अब क्या चाहिए, समय चाहिए। समय निकालने का क्या होता है, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी। तो टोटल वर्क 30 × 1। अब इस काम को करेंगे कौन, तीनों मिलकर। तो तीनों को मिलाकर कार्य क्षमता नीचे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 9 1 10, हल करेंगे आंसर आ जाएगा, यानी कि समय आ जाएगा। तो 1 0 1 0 चला गया, 3 × 1 यानी कि 3 दिनों में उस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा अगर तीनों मिलकर साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, तो 1 घंटा और 40 मिनट में समान दूरी को तय करने के लिए इसकी गति क्या होनी चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो स्पीड इंटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर 4 इंटू समय होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर गति यानी कि स्पीड निकालनी है। तो स्पीड बराबर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय होगा। तो ये दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमें दूरी चाहिए, तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम यानी कि चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है 250 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लगता है 4 घंटा। तो ये आपकी कुल दूरी आ गई। अब इस कुल दूरी को कितना समय लगेगा वो हमें निकालना। तो समय बराबर क्या होता है, सॉरी स्पीड चाहिए हमें, स्पीड चाहिए, समय नहीं स्पीड चाहिए। स्पीड तो यानी कि टाइम तो आपका दिया गया। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी कितनी दी गई 250 × 4, और इस दूरी को कितने
कितने घंटे में तय करता है, तो 1 घंटा 40 मिनट में, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट को अगर पूर्णांक में चेंज करेंगे तो 40 मिनट को हमें घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। हल करेंगे, ये 2 बार में, ये 3 बार में, फ्रैक्शन में वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 2 5/3, तो कितना हो जाएगा 5/3। हल करेंगे, आपकी चाल यानी कि स्पीड आ जाएगी। तो 5 से 250 को काटेंगे, कितने बार में चला जाएगा, 50 बार में। 50 चौक 200, 200 तिया कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई, ये आपकी गति यानी कि चाल आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 18 को छोड़कर एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर दूरी तय करती है और 18 सहित या जो है 36 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है बिना रुकावट के कितनी दूरी, यानी कि 1 घंटे में कितनी दूरी चल सकता है, तो 45 किलोमीटर। लेकिन ठहराव के साथ कितनी किलोमीटर जाती है, तो 36 किलोमीटर जाती है। तो ये जो हम लोग क्या करेंगे, अगर बटा में करके समय से तुलना कर दे तो आपका क्या निकल जाएगा, ये वो आपका समय निकलेगा जो जितनी दूरी, यानी कि जो आपके 45 किलोमीटर जितना समय लगता है उतनी ही यानी कि उसी चाल से अगर 36 किलोमीटर जाती है तो कितने समय में दूरी तय कर लेगी, वो हम लोग यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो फिर हम लोग ये भी निकाल पाएंगे कि वह जो है बस कितने घंटे के लिए, यानी कि कितने मिनट के लिए रुकती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60, तो क्या करेंगे 60 से तुलना करेंगे। हल करेंगे, 9 से काटेंगे 4 बार में, ये कितने बार में, 5 बार में। 5 से 60 को काटेंगे कितने बार में चला जाएगा, 12। यानी कि वो बस जो है जितने अगर 45 किलोमीटर जितना समय में जाती है उसी चाल से चले तो 36 किलोमीटर कितना समय में चल जाएगी, तो 12 चौक 48 मिनट में उतनी चाल से 48 मिनट में 36 किलोमीटर चल जाएगी। लेकिन ठहराव के कारण उसे कितना लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है, यानी कि 60 मिनट लग जाता है। यानी कि अगर वो 60 मिनट लेती है तो यानी कि वो ठहराव कर रही है, यानी कि रुक रही है, तो 60 - 48 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12, यानी कि 12 मिनट के लिए वो क्या करती है, रुकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है और इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट हम लोग जो है बाय ऑप्शन भी इसे बना सकते हैं, फिर मैं आपको बेसिक से भी बता दूंगा। तो यहाँ पर बाय ऑप्शन किस तरीके से बना सकते हैं, हम लोग देखेंगे कि 6850 ये जो आपका, क्योंकि ये जो आपका सेकेंड रेशियो में, यानी कि ये संख्या से आपकी क्या होनी चाहिए, 6750 कटनी चाहिए। जो भी कटेगी वो आपका ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे पहले 80 से 8 है, यानी कि 8 से तो 64 35, ये आपके 80 से नहीं कट रही, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। 84 से देखेंगे तो ये आपका 4 से नहीं कट रही, यानी कि ये नहीं होगा। 100 से कटने का नियम, यहाँ पर दो यानी कि इकाई और दहाई दोनों आपका 0 होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, यानी कि ये नहीं हो बच्चा। एक ऑप्शन यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चेक भी कर सकते हैं, आपका 7 से 13 5 18 18 आपकी इकाई अंक 9 से कटती है, यानी कि ये आपका 90 से कटेगा। तो इस तरीके से आप बाई ऑप्शन से भी डायरेक्ट बना सकते हैं बिना कुछ ज़्यादा समय व्यतीत किए। तो यहाँ पर अगर आपको इसे बेसिक से बनाना है, बेसिक से बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लंबाई कितनी दी गई 6 यूनिट, चौड़ाई कितनी दी गई 5 यूनिट, यहाँ पर 6x इसे 5x मान लेते ताकि कन्फ्यूजन ना हो आगे। तो यहाँ पर जो है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपकी कितनी है 6x, ब्रेथ कितनी है 5x, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30x स्क्वायर। और टोटल एरिया कितना दिया गया है, तो 6750 दिया गया। हल करेंगे, यहाँ पर से x की वैल्यू आ जाएगी। तो हल कर लेते, 0 चला गया, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 25 × 75, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 आएगी। x का वैल्यू कितना आ गया 15। पूछा क्या जा रहा, आयत की चौड़ाई पूछी जा रही, तो आयत की चौड़ाई कितनी है 5x। तो अगर x का वैल्यू 15 है तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 75। तो हमें चौड़ाई पता चल गई, और किससे अनुपात से हमें तुलना करना है, एरिया से तुलना करना है। तो एरिया कितना है 6750। हल करेंगे, आपको कितने बार में चला जाएगा 9 से 63 और 4 65, यानी कि ये आपका 90 बार में जा रहा है, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 1:90। तो बेसिक से भी बनाएंगे तो आपका सेम आंसर आएगा, बाई ऑप्शन से भी आपका सेम आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 11 द्वारा विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 13 द्वारा विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्याओं के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो मैंने एक संख्या आपको बताई थी,
संख्या क्या बताई थी कि 7 इंटू 13 इंटू 11 किया जाता तो वह संख्या कितनी आती है? 1001 आती है गुना करने पर। क्या आती है? 1001 गुना करने पर आती है। तो क्या ये आपको 4 अंकों वाली संख्या नहीं दिख रही है? तो ये आपकी 4 अंकों वाली संख्या ही है। और ये 4 अंकों वाली संख्या में हमें क्या देखने को मिल रही है कि ये जो आपका 13 का भी गुणज है और 11 का भी गुणज है। यानी कि अगर 11 द्वारा विभाजित 4 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या में निकालनी है तो कौन सी होगी? 1001 होगी, जो कि 11 से विभाज्य होगी। और अगर 13 से भी हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि विभाज्य हो 13 से, वो सबसे छोटी अंक आपका 1001 ही होगा। लेकिन इसके पूछा जा रहा है कि इनके डिजिट का गुणनफल बताइए, यानी कि डिजिट के सम का गुणनफल बताइए। तो डिजिट का सम कितना हो जाएगा? 112। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 112। दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। आंसर कितना होगा? आंसर 4 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।